हेलो एंड वेलकम बैक टू लेट्स मेक जीएस इजी। मेरा नाम है काजल उपाध्याय। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसके बिना कोई भी राष्ट्र तो क्या मतलब कोई घर राष्ट्र संसार में लोग लोगों का अस्तित्व ही ना रहे। हम बात करने वाले हैं उन योद्धाओं की जो दिन रात परिश्रम करते हैं और हमारे लिए अन्न उगाते हैं। हम बात करने वाले हैं अपने किसानों की कि इतने आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी कितने लंबे समय से उनका संघर्ष जो है आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और किस तरह से सरकारें बदलती गई, सरकारें आती गई, लेकिन जो रिफॉर्म देखने को मिलने चाहिए उनकी हालत में वो नहीं देखने को मिले हैं। और फिर एक बार उन्हें आंदोलनों का, प्रोटेस्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। और हमारे जो अन्नदाता हैं उनके बारे में आपने स्वामीनाथन के बारे में सुना होगा, उनका भी हम जिक्र भी करेंगे। तो फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। हाल ही में उनकी बेटी ने एक स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जा रहा है, तो उनकी बेटी ने एक स्टेटमेंट दिया कि आप किसानों को टेररिस्ट मत बताइए, आप उन्हें क्रिमिनल्स मत बताइए, एंड डोंट ट्रीट देम लाइक अ क्रिमिनल, दे आर आर अन्नदाता, डोंट बिहेव विद देम लाइक दैट। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी देख रहे हैं किस तरह से आंदोलनों को कुचला जा रहा है। बैरिगेट ऐसे लगा दिए दिल्ली के बॉर्डर पे जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा या भारत और चीन की सीमा पे लगा दिए हों। हालांकि जहां जरूरत है वहां नहीं लगे, तभी इतना अंदर तक आ पाए वो लोग, चाइनीज हो या फिर आप देख लीजिए 1948 में कबायली कैसे पाकिस्तानी एरिया पे आए, अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज लोग थोड़ा सा अंदर तक उन्होंने क्या किया, एंट्री ली है, लद्दाख में लिया है। तो आप यू कैन सी, ठीक है, इस तरह से सीमेंट भर के। और उनके साथ जो हो रहा है उसको, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ के ज्यादातर न्यूज चैनल दिखाना ही नहीं चाहते। ये वो सेंसरशिप है जो दिखाई नहीं देती पर शायद लगी हुई। क्या किसानों की सारी मांग नाजायज है? हो सकता है किसान के जो संगठन हैं उनमें कुछ आताताई घुस आए हों, जो किसानों के आंदोलन की रूपरेखा बदलना चाहते हों और ये दिखाना चाहते हों। अब आप लोग खुद समझदार हैं कि वो किसने भेजे होंगे या क्यों आए होंगे, कि किसान जो है वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 19(1) बी के तहत हमें प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है। ये हमारी फ्रीडम का राइट। और वो शांतिपूर्वक बोल रहे हैं। ट्रैक्टर क्यों ले आए? ट्रैक्टर है, टैंक थोड़ी ना है, उड़ाने थोड़ी आ रहे हैं वो। शुरू से किसानों ने आंदोलन किए और उसी चीज को मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि कैसे किसानों के जो आंदोलन थे या जनजातियों के जो आंदोलन थे उन्हें धीरे धीरे आतंकवाद की तरह से पिरो दिया गया, आतंकवादी श्रेणियों में डाल दिया गया। हालांकि कुछ आज भी जो किसान आंदोलन है उनको किसान आंदोलन कंसिडर किया जाता है, लेकिन जो कुछ किसान आंदोलन किए गए पहले, उनका तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो किसान आंदोलन है, उनको तो नक्सलाइट बोल देते हैं। ठीक है, नो डाउट कि नक्सलिज्म है, हमारे इतने जवान शहीद होते हैं, हमारे इतने जवानों को मारा जाता है, जो लोकल पुलिस फोर्सेस है उनको मारा जाता है, लेकिन क्या हर ट्राइब्स और हर लोकल आतंकवादी हो गया, नक्सलाइट हो गया? जब वो अपने अधिकार की बात करे तो उनको नक्सलाइट बोल दिया जाता है। तो इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज हम बात करेंगे। आशा करते हैं आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे और टिके रहेंगे। तो किसान मूवमेंट या फार्मर प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें, मैं इनका ऐतिहासिक बैकग्राउंड के साथ में थोड़ा थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताना चाहूंगी कि आजादी के बाद भी किस तरह से कुछ आंदोलन हुए और किस तरह से उनको कुचला गया। किसानों ने, आपको पता होगा, किसानों का एक दावा है कि जो सरकार है वो पूंजीपतियों के लिए, कैपिटलिस्ट के लिए सोचती है। क्या कुछ हद तक उसमें सच्चाई है? यही सब अब जानेंगे हम। इन कुछ जो ऐतिहासिक आंदोलन हुए हैं आजाद भारत में भी, उनके और अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके माध्यम से
चलिए करते हैं शुरुआत। किसान मूवमेंट विद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फार्मर प्रोटेस्ट और उसका छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आजादी के बाद की बात करते हैं। 15 अगस्त 1947 वो दिन जिस दिन हमें आजादी मिली थी। उसके बाद इस आंदोलन की बात कर लेते हैं, तेलंगाना मूवमेंट। हैदराबाद के निजाम के बारे में आप सबने सुना होगा, मैंने जिक्र भी किया है। जब हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बात करते हैं, एसआरसी की बात करते हैं कि उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, पटेल जी। तो किस तरह से उन्होंने हैदराबाद का विलय किया था भारत के अंदर। हैदराबाद एक रियासत थी जो अपने आप को क्या रखना चाहती थी, स्वतंत्र रखना चाहती थी। तो सबसे बड़ा क्या कारण था हैदराबाद का भारत में शामिल होने का, और वहां पे कौन सा समुदाय था जो कि निजाम वहां के शासक को बोला जाता था, उसके अत्याचारों से पीड़ित था। तो जी हाँ, वो भी थे किसान। ठीक है, तो कुछ पीजेंट मूवमेंट्स की बात करें। कृषक वर्ग, मजदूर, किसान एक ही कैटेगरी, मतलब खेती से जुड़ा हुआ जो काम है। देश की 50 से 60% जो जनता है आज भी किस क्षेत्र में कार्य कर रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। और बिना एग्रीकल्चर कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर। और बिना प्राइमरी सेक्टर के ना तो सेकेंडरी सेक्टर, ना तो सेकेंडरी सेक्टर कुछ है और ना ही टर्शरी सेक्टर कुछ है, कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन सरकारों ने कोशिशें की कि टर्शरी सेक्टर को क्या बना दिया जाए, आधार बना दिया जाए, जबकि आधार क्या है हमारा, प्राइमरी सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर। चलिए, तेलंगाना मूवमेंट की अगर बात की जाए, तेलंगाना हैदराबाद रीजन, कुछ पोर्शन आंध्र प्रदेश का, और जो आज रिसेंट तेलंगाना है उसकी अगर बात करें, पूरा इसको पहले आंध्र प्रदेश ही था, तेलंगाना भी। ठीक है, तो इसमें किसानों के आंदोलन हुए। किसके अगेंस्ट, दोराज। ये दोराज क्या होते हैं, याद कीजिए, मैंने बोला था बार बार कुछ चीजें जो है रिपीट होंगी। जब मैंने दूसरी क्लास ली थी, और उस क्लास में मैंने दूसरी या तीसरी क्लास थी जिसमें मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई थी, तो मैंने उनमें फ्यूडलिस्ट के बारे में बताया था, सामंती व्यवस्था के बारे में बताया था, सामंतवादी व्यवस्था के बारे में बताया था। तो ये दोराज जो है सामंत होते थे, बस ये नाम है दोराज। ठीक है, ये सामंत होते थे, ये जो निजाम था उसके प्रमुख अधिकारी होते थे। निजाम क्या है, मोनार्क हो गया एक तरह से। ठीक है, प्राइसली स्टेट हो गया। अब जो काम सामंत करते थे कि जमीन का उनके पास टुकड़ा रहता था, पूरी पूरी भूमि उनके पास हो जाती थी, वो लैंडलॉर्ड्स बन जाते थे। तो वो क्या करेंगे, डेफिनेटली किसानों का और मजदूरों का शोषण करेंगे। और यही सेम तेलंगाना में हो रहा था। तेलंगाना, नॉट ओनली तेलंगाना, सॉरी, पूरा आंध्र में। ठीक है, उस समय पे क्या थी, हैदराबाद रियासत कहलाती। ठीक है, यही सब हो रहा था। इस हद तक किसानों को सप्रेस किया गया, इस हद तक उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराना, और मतलब उनको ऐसे ट्रीट करना स्लैब की तरह, औरतों को, बच्चों को, किसी को नहीं बकसते थे ये। उनके अत्याचार से पीड़ित होकर कम्युनिस्टों ने उनके अगेंस्ट आवाज उठाई। फिर बाद में, और निजाम की एक सेना होती थी रजाकार, जो बड़ी ही बेरहमी से किसानों को मार रही थी, पीजेंट्स को मार रही थी, उनके आंदोलनों को कुचलने का काम कर रही थी। एट अ ग्रेट लेवल मस्कार चल रहा था वहां पे। तब भारतीय सेना को पटेल जी और नेहरू जी द्वारा भेजा गया। उस समय की जो सरकारें थी, यानी उस टाइम इंटरिम गवर्नमेंट थी, परमानेंट गवर्नमेंट तो थी नहीं। 51 तक हालांकि हमारे इलेक्शन हो गए थे, तो फुल गवर्नमेंट आ गई थी। ठीक है, 51 52 में उन्होंने रजाकार की निजाम की सेना जो थी उसको हराने के लिए भारतीय सेना को भेजा, और इस तरह से हैदराबाद का विलय भारत संघ में किया गया। यूनियन ऑफ द स्टेट्स में एक नया राज्य जोड़ा गया आंध्र के नाम से। ठीक है, धीरे धीरे उसका डिवीजन होगा, और कुछ स्टेट्स का, कुछ उसका पार्ट कर्नाटका, और इस तरह से अलग अलग होगा। ठीक है, और लास्ट में 2014 में उसी से क्या निकलेगा, तेलंगाना। तो क्या किसानों की सिचुएशन तब सही थी। दूसरा उदाहरण, तेभागा। देखिए, इसकी शुरुआत 1948-51 तक मानी जाती है। ठीक है, तेभागा मूवमेंट, तेभागा मूवमेंट या प्रोटेस्ट, इसकी अगर बात की जाए, वेस्ट बंगाल में जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, अब हमारे यहाँ पे आज भी ज्यादातर किसान कैसे हैं, 85% किसान कैसे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, यानी कि स्मॉल फार्मर्स।
और क्राइटेरिया क्या है इनका? जिनके पास में 2 एकड़ से भी कम जमीन, ठीक है, यानी कि गरीब किसान है, छोटे किसान है, जिनके पास ज्यादा नहीं है फसल उगाने को। लैंडलॉर्ड का क्या काम होता था वेस्ट बंगाल के अंदर, मैं आप लोगों को बता दूं कि चाहे वो कृषक मजदूर हो, लेबर फार्मर्स हो, पीजेंट्स हो, फार्मर्स हो, किसान, जो भी आप कहना चाहो कृषि के संदर्भ में, वो उनकी जमीन से आधी जो उपज होती थी वो लैंडलॉर्ड ले जाते थे। अब आधी उनकी खुद की जमीन से बन, ठीक है, ये नहीं कि लैंडलॉर्ड अपनी जमीन पे मजदूरी करा रहे हैं, उनकी खुद की जमीन से भी अब आधी उपज वो गरीब किसानों से लेके जा रहे हैं, तो उनके पास रह जाएगा क्या? तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में क्या किया? आंदोलन किया, और उन्होंने ये बोला कि हम लैंड को कितना देंगे? सिर्फ 1/3। हम जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है, साहूकार हैं, इनको कितना देंगे? हम 1/3 देंगे। लैंडलॉर्ड्स को क्या बोलते हैं? जमींदार बोलते हैं शायद। जमींदारों को 1/3 देंगे, अपनी उपज का हम आधा हिस्सा नहीं देंगे। तो इसी बात को ये जो था, इसी बात के लिए ये आंदोलन था। ये वो आंदोलन था जिस समय राम मनोहर लोहिया, ठीक है, और दीनदयाल उपाध्याय, ऐसे ऐसे बड़े नेता जो थे जिन्होंने जेलें भी काटी वहां जाके, ठीक है, अरेस्ट किया गया। तेभागा मूवमेंट के टाइम की अगर बात की जाए तो बंगाल में इतनी मिजरेबल कंडीशन थी। बाद में बंगाल में नक्सलाइट रीजन क्यों बनाया गया? दार्जिलिंग वाला एरिया, ये एक छोटा सा बिंदु नहीं था, इसका पूरा इतिहास बना हुआ जो अंग्रेजों ने किया ना। हालांकि किसान आंदोलन आप लोगों ने देखा, अंग्रेजों के समय में भी चंपारण हो गया, और जितने कोसी सॉरी कोली संथाल भील, ये जितने भी मूवमेंट्स हैं, ये सब क्या थे? इनको भील या ट्राइब मूवमेंट के रूप में दर्शाया गया। एक्चुअल में ये सब क्या थे? ये किसान आंदोलन ही तो थे। जब आप इन डेप्थ पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा, अच्छा ये सब किसान आंदोलनों का ही रूप था। यानी किसान शुरू से आज तक सिर्फ स्ट्रगल कर रहा है, इवन फ्रॉम द मुगल पूरी पीरियड, ठीक है, ये एक मतलब लंबा संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो किसानों की अगर सिचुएशन देखी जाए तो वो आजाद भारत के में भी ठीक नहीं थी। हालांकि ये आजादी से पहले ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन आजादी की नींव रखी जा चुकी थी। तो इस तरह से क्या हुआ कि मतलब कुछ आंदोलनों में कुछ हाथ नहीं लगा और उनको कुचल दिया गया वहां की लोकल सरकारों द्वारा, क्योंकि जमींदारों का वर्चस्व है भाई, जिसके पास पैसा है, सरकार किसकी? उसकी। ये है कागोडू। कहा जाता है कि इसको आजाद भारत का सबसे पहला वो माना जाता है, लेकिन हालांकि शुरुआत इनकी भी तभी थी, आजादी के साथ साथ ही। लेकिन अगर कंसिडर किया जाए तो इसको बोलते हैं, ये कर्नाटका में हुआ। एक कंटेनर होता था कोलागा। अब बात करते हैं किसान के लोन की। एक कंटेनर होता था कोलागा, जब किसान को ऋण दिया जाता था ना, किसी भी फॉर्म में दिया जाता था, तो देते टाइम तो एक छोटा कंटेनर यूज कर लिया जाता था, और जब रीपेमेंट की बात आती थी तो वो कंटेनर इतना बड़ा हो जाता था रीपेमेंट के टाइम पे। तो इससे जो थे कर्नाटका के किसान बहुत परेशान थे, ठीक है। और आप जानते हैं कि मतलब ज्यादातर ट्राइबल्स एरिया आता था, तो बहुत परेशान थे। जमींदार लैंडलॉर्ड्स जो थे उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं? जहां पे पशुओं को, कुत्तों को खाना खिलाया जाता था, वहां उनको खाना दिया जाता था। स्लैबों से भी बुरा व्यवहार जो है कृषक मजदूरों के साथ किया जाता था। और मतलब इस कारण जब भी और आज भी किसानों को आत्महत्या तक करनी पड़ती थी। कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ, और इसने धीरे धीरे क्या लिया? बड़ा रूप लिया। ये भी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया किसान संघ, ठीक है, इसके नेतृत्व में हुआ। अब बात करते हैं नक्सलवाड़ी मूवमेंट की। 1967, लगभग आजादी के 20 साल बाद नक्सलवाड़ी मूवमेंट की अगर बात की जाए तो देखिए क्या था ये नक्सलवाड़ी मूवमेंट। नक्सलवाड़ी मूवमेंट वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग रीजन के आसपास, ये वो विचारधारा थी जो पुराने हुए आंदोलनों में जमींदारी प्रथा का के खिलाफ थी, कि आप सरकारें जो हैं, सरकारों को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, आज भी कैपिटलिस्ट क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आज भी? ठीक है, यही कर रहे हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी अभी, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि वो क्या मैटर है एक्चुअल में, है ना,
किसानों के लिए जो सन 2020 में जो 3 लॉज़ आए थे, किस तरह से उनमें क्या था? कैपिटलिस्ट का बेनिफिट छिपा हुआ था। ऐसा किसान खुद बोलते हैं। जो उस चीज़ को महसूस कर पाता है वो, मैं किसी सरकार के बुरे में नहीं हूँ या सरकार के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये आंदोलन बीजेपी के टाइम में ही नहीं हो रहे सिर्फ, पहले भी हुए। पहले बीजेपी नहीं थी। मैं बात कर रही हूँ हमारे उस समुदाय की, जो शुरू से शोषित रहा है, जिसका शुरू से उत्पीड़न रहा है, हुआ है। ठीक है? तो चलते हैं नक्सलवाड़ी मूवमेंट। तो माओइस्ट विचारधारा चाइना में माओ से तुंग करके जो फाउंडर थे माओइज्म के, उनके विचारों से इंस्पायर था, क्योंकि नक्सलवाड़ी में ये पहली बार है। नक्सलवाड़ी एक जगह का नाम है, तो इसको बोल दिया नक्सलवाड़ी मूवमेंट। तो ये जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज लगाई जाती थी, किसके? आदिवासियों के रिसोर्सेज को छीन कर, ना तो उनके डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है, ना कुछ इंडस्ट्रीज के नाम पे उनके साथ कुछ अलग ही हो रहा है। ठीक है? तो उनके अगेंस्ट ये एक विचारधारा थी। ठीक है? हालांकि नक्सलवाद आज एक टेरर बन चुका है, टेररिज्म बन चुका है, लेकिन नक्सलवाद की चपेट में कहीं ना कहीं सिविलियन भी आ जाते हैं उन एरियाज के, जो कि गलत है। जब सरकार को दमन करना होता है या कुछ करना होता है, तो मतलब अगर वहाँ के लोग कुछ प्रोटेस्ट करें अपने डेवलपमेंट के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, रोड बनाओ, स्कूल बनाओ, तो उनको ये कह के कुचल दिया जाता है कि ये तो नक्सलवादी है। नक्सलवादी कभी चाहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे? नक्सलवादी तो चाहते ही नहीं है रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़ हो। फिर आप उनको कैसे कुचल सकते हो? तो चलते हैं आगे, लालगढ़ मूवमेंट की तरफ। 2009 मोस्ट रिसेंट था ये भी। ये ऐसा मूवमेंट था कि लालगढ़ में ना जिंदल स्टील कंपनी लगने वाली थी, तो उस टाइम पे नक्सलाइटों ने क्या किया कि जो वहाँ उस टाइम वेस्ट बंगाल के सीएम थे, और उसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी गए थे उस टाइम, रामविलास पासवान जो थे कैबिनेट मिनिस्टर थे, ये सब लोग जो थे गए हुए थे। तो वहां पे जो एक टेरर अटैक हुआ नक्सलाइटों का, तो वो टेरर अटैक हुआ तो उसमें मरते मरते बचे ये लोग, मतलब अब वहां की जो लोकल पुलिस थी और गवर्नमेंट थी, क्योंकि सीएम पे अटैक था, उन्होंने क्या कंसीडर कर लिया कि लोकल्स ने किया ये, जबकि वो अटैक किसने किया था? नक्सलाइटों ने। देखो दोनों में अंतर समझना, सिविलियन अलग चीज है, नक्सलाइट ऐसी विचारधारा है, कट्टर विचारधारा, जो संसाधनों के साथ छेड़छाड़ नहीं चाहती है और पुरजोर विरोध करती है सरकार का कि वो कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री उधर लेकर आए या इंडस्ट्रीज लगाएं। ठीक है? वो प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है? हालांकि उनका तरीका गलत है। सर, देश में डेवलपमेंट भी जरूरी है और सरकार बोलती है डेवलपमेंट के लिए वो रिसोर्सेज बहुत जरूरी हैं, जिसपे नक्सलाइट गलत तरीके से बैठे हुए हैं। ठीक है? तो जो हमारा संविधान है परमिशन देता है कि आप क्या कर सकते हैं, लैंड एक्विजिशन कर सकते हैं रिफॉर्म के पर्पस से। लेकिन लैंड रिफॉर्म पहुंचाना किस तक है? लैंड रिफॉर्म या कोई भी रिफॉर्म जो वहां के लोग हैं उन तक भी तो पहुंचाओगे, ये थोड़ी कि उनको नक्सलाइट घोषित कर दोगे सबको ही, है ना? तो वहां के जो छोटे छोटे बच्चे थे, नक्सलवाड़ी मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो चारू मजुमदार का आपने नाम सुना होगा, उनके नेतृत्व में हुई थी। ठीक है? और उनकी बुक्स भी हैं बहुत सारी, आप पढ़ना जरा, उसमें उन्होंने पुरजोर कैपिटलिस्ट का तो विरोध किया ही है। थॉट्स मैंने आपको सारी पढ़ाई ही है, तो आप थर्ड लेक्चर जरूर देखना, वहां पे आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में नक्सलवाद है क्या। मैंने समझाया भी है आपको अच्छे से, और कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। यहाँ पे क्योंकि हमें किसानों का जिक्र करना है, तो हम इसको इतना डेप्थ में नहीं बताएंगे, बस इतना बताएंगे कि हर जो ट्राइब्स है, ट्राइबल है, और वो अपने डेवलपमेंट की अगर बात कर रहा है, तो उसको आप नक्सलाइट कंसिडर मत कीजिए। हर जो पंजाबी इंसान है, हर जो पंजाबी फार्मर है, उसको आप खालिस्तानी नहीं बता सकते। वो किसान है, खालिस्तानी नहीं है, हमारे देश के सबसे बड़े नागरिक हैं। और कुछ ऐसा ऐसा नहीं है, ये पहली बार हो रहा है कि किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है। ये देखिए दूसरी गवर्नमेंट के टाइम पे भी, ठीक है, बीजेपी तो 2014 में ही है। और मैं मतलब कांग्रेस को भी टारगेट नहीं कर रही, मैं पार्टी को टारगेट नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि किस तरह से कहीं ना कहीं किसके जो फेवर है उनको ध्यान में रखा गया है। लालगढ़ में एक कहानी है, किस्सा है कि जब वो घटना हो गई जीप वाली, तो उन्होंने बड़े लेवल पे मस्कार किया। 7 या शायद 9 औरतों को मारा गया, बच्चों को मारा गया। 3 8th क्लास के बच्चे स्कूल से आ रहे थे, उनको माओइस्ट कह के जेल में धर लिया पुलिस वालों ने। सेक्सुअल असॉल्टमेंट औरतों के साथ में, ठीक है, मोलेस्टेशन, इतना मतलब जो भी हो सकता था ना वो सब उनके साथ हुआ। फिर उन्होंने शांतिपूर्वक मार्चिंग निकाली,
उन बच्चों के अरेस्ट में। उन्होंने शांतिपूर्वक मार्चिंग में क्या किया, कुछ गड्ढे खोद दिए, पेड़ गिरा दिए, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और जानते हैं आप इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि आर्म फोर्सेस के थ्रू उनके आंदोलन को कुचला गया। बीच में ये भी किस्सा आता है कि किसी माओइस्ट ने उसमें हिंसात्मक घटना कर दी थी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर की जान चली गई थी और बाद में उसको आर्म फोर्सेस के थ्रू क्या किया गया था, कुचला गया था। ये भी जानने की कोशिश नहीं की गई थी कौन नक्सलिस्ट है और कौन सिविलियन है। ठीक है, तो ये सब क्या थे? इनको बोला जाता है ट्राइब मूवमेंट, नक्सलाइट मूवमेंट, ये मूवमेंट वो। एक्चुअल में दे आर फार्मर्स। ठीक है, दे आर डिमांडिंग फॉर मोर रिफॉर्मिंग, स्पेशली लैंड रिफॉर्म्स, है ना। अब आगे बात करते हैं किसान आंदोलन, जिसको किसान आंदोलन ही बोला जाता है। किसान किसको कंसिडर किया गया है यहाँ पे देखिए, सरकार के नजरिए पे बात है, लोग न्यूज चैनल्स के नजरिए पे बात है कि क्या वो डिक्लेयर करते हैं। तो आधुनिक जो किसान आंदोलन सिलेबस में पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी में भी पढ़ाया गया है, वो यहाँ से पढ़ाया गया है। एनसीईआरटी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक का 7th लेसन आप जरूर पढ़िएगा। उसमें किसान आंदोलन की बात की गई है 1988 में। तो ये क्या बोलते हैं, महेंद्र सिंह टिकैत थे उस टाइम पे, जिन्होंने 5 से 7 लाख किसानों के साथ दिल्ली कूच की थी। और उस टाइम पे राजीव गांधी जी की सरकार थी, वो बौखला गए थे इतनी सारी मतलब किसानों को देखकर। और इस आंदोलनों में नॉर्थ से लेके साउथ तक के सभी किसानों ने लगभग वहां रहते हुए ना रहते हुए हिस्सा लिया। इतना बड़े लेवल का था। 4 दिन के अंदर अंदर सरकार को उनकी बात माननी पड़ी थी। इतिहास गवाह है कि उन्होंने अपनी बात को मनवा लिया था। ये बात में कोई शक नहीं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जो है मजबूत है, और वही अगर किसानों के लिए करवा सकते हैं तो बहुत एफर्ट लगा के वो बहुत कुछ करा सकते हैं। बाकी किसानों की उतनी मतलब चलती नहीं है या वो नहीं होते, लेकिन हाँ, वो अगर अड़ जाए, क्योंकि अच्छी खासी फसल वो देते हैं, गेहूं की, चावल की, और ये सब चावल तो वेस्ट बंगाल में होता है ज्यादातर हालांकि, तो वो अड़ सकते हैं। और इनको सरकार बोलती है कि इनके पास तो पैसे की कमी नहीं है, तो ये क्यों लड़ रहे हैं किसानों के लिए? क्यों भाई, सारे ही किसान पैसे वाले हैं क्या? तो फिर ये 85% स्मॉल फार्मर्स कैसे कैटेगराइज कर दिया आप, है ना। हालांकि वो लड़ रहे हैं सबके लिए। तो पूरे साउथ, कर्नाटका, तमिलनाडु वगैरह हर जगह के किसान उस टाइम पे एक दिखे थे। और 4 दिन के अंदर राजीव गांधी ने बात मान ली थी। उस टाइम पे एमएसपी का कौन को थोड़ा सा कुछ चीजों में, लेकिन लीगली वो उस टाइम पे भी नहीं हुआ। एमएसपी बनाया गया और उनकी जो डिमांड्स थी, जैसे कि आज ही शुरू से किसानों की एक ही डिमांड है कि हमारा ऋण माफ कर दो। जैसे कि हाल ही में गवर्नमेंट ने 7 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया है। अब उसको ये तो बताया नहीं कि वेव ऑफ किया है, लीगल टर्म यूज कर लिए, राइट ऑफ किया है। किसका? कॉरपोरेट्स का। किसानों का नहीं ऋण माफ किया जाता है। उन पे मुकदमे चलाए जा रहे हैं, उनके साथ बुरा हाल किया जा रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता मेरा ये लेक्चर कैसा होने वाला है, पर मैं आज सच बोलना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजों में मैं सरकार के पक्ष में हूँ, बहुत सारी चीजों में। ठीक है, लेकिन उन अन्नदाता के मामले में जिनका दिया वो खुद खाते हैं, आप उनको क्रिमिनल नहीं बता सकते। आपको कोई राइट नहीं है उन सबको क्रिमिनल बताने का। एक दो एक्टिविटी उसमें दिखा दी कि किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। अब फालतू में उन पे गैस के गोले आपके। आपने बैरिकेड कैसे, दिल्ली किसी की है क्या? दिल्ली सबकी नहीं है क्या? दिल्ली उनकी भी है। क्यों नहीं वो प्रोटेस्ट कर सकते दिल्ली में आके? इस तरह से आपने बैरिकेड लगा दिए, सीमेंट भर दिए हैं, बारूद लगा दिया है, जैसे कि टेररिस्ट आ रहे हो। गलत तरीका है ये। वो ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, पुराने ट्रैक्टर जिनके लोन भी पूरे नहीं हुए अभी तक, टैंक लेके नहीं आ रहे फाइटर वाले। ठीक है, तो चलते हैं आगे। किसान आंदोलन 1988 में किसानों की विजय हुई, इसके सामने हाथ जोड़े राजीव गांधी जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, किसान आंदोलन से कुछ पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ऐसा नहीं है कि उनके रिफॉर्म के लिए सरकारों ने काम ही नहीं किया, मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहूंगी। ठीक है, थर्ड 5 ईयरली प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जिसके फादर स्वामीनाथन कमेटी के स्वामीनाथन थे, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, और जिनको भी भारत रत्न की बात हो जा रही है, तो उन्होंने वही बोला था कि किस तरह से एजुकेशन लेवल जो है, लिटरेसी रेट फार्मर्स में बढ़ाया जाए, एक साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर को, फार्मिंग को किया जाए, रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए, लैंड रिफॉर्म्स किए जाए, वाटर रिसोर्सेज जनरेट किया जाए, इरिगेशन के मेथड को इम्प्रूव किया जाए, टेक्नोलॉजी से फार्मिंग को
थोड़ा सा वो किया जाए, फर्टिलाइजर्स के यूज से फसल को खराब होने से बचाया जाए, किसानों को लोन प्रोवाइड कराया जाए। बहुत सारे रिकमेंडेशन दी थी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे भी, और उसका बेनिफिट डेफिनेटली किसानों को हुआ भी। ऐसा नहीं है कि उसका बेनिफिट किसानों को नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें थी, जैसे कि लोन वगैरह वेव ऑफ वगैरह करने के लिए 1988 में एक किसान आंदोलन हुआ, जिसका महेंद्र सिंह टिकैत जो थे, टिकैत वर्ड बहुत फेमस है, जनरली जो है जाट कम्युनिटी आंदोलनों में आगे रहती है, ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी मानी जाती है। तो चलते हैं आगे, और डेफिनेटली विजय भी हुए थे। अब स्वामीनाथन कमेटी 2004 की बात करते हैं, जिसके ब्याह पे इनको क्या दिया जा रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके ब्याह पे इनको भारत रत्न दिया जा रहा है। लेकिन इस कमेटी पे फोकस कितना किया गया है वो देखें। देखिए, इस कमेटी पे फोकस नील बटा सन्नाटा है। अभी वाले जो किसानों की अगर बात की जाए, तो फिलहाल वाले जो किसान हैं वो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो क्या थी वो मैं बताऊंगी क्लास के लास्ट में। पहले देख लेते हैं किसान आंदोलन, ठीक है। हाँ, लेकिन ये याद रखना, इनका बहुत बड़ा योगदान है हर चीज में किसानों की। चलते हैं अभी किसान आंदोलन 2020। देखिए 2020, ये आप सभी को पता होगा, ये किसान कितने समय तक दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे और यूपी बॉर्डर पे इन्होंने क्या दिया था, धरना दिया था, और अंत में सरकार को इनके सामने घुटने टेकने पड़े थे और ये तीनों बिल वापस लेने पड़े थे। अब देखिए वो 3 बिल थे क्या। चलते, 3 फार्म्स बिल आए थे उस टाइम पे। हालांकि इनका राज्यसभा में विरोध हुआ था और जैसे तैसे ये राज्यसभा में पास कराए गए थे, ठीक है। और लोकसभा तो जिनकी थी तो पास होना ही था। देखिए, तभी बीजेपी की 1 साल पहले, लगभग कुछ महीनों पहले दूसरी गवर्नमेंट आई थी। पहला बिल क्या बोलता है, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, ठीक है। अब फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड, फार्मर जैसे कि इसके नाम में, अच्छा इन बिल को ना नाम याद रखना, इनमें एक और चौथा मिला के कुछ गलत करके पूछ लेगा पेपर में क्वेश्चन में, तो तीनों को अच्छे से याद रखना आप, ध्यान देके, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपको, अगर 3 में चौथा ऑप्शन कोई मिला के पूछता है तो उसको रॉन्ग कर देना। दूसरा कि मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों बताया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत समझना कि मुझे बताना है, ये जब भी कोई चीज करंट न्यूज में रहती है 10 या 12 बार से ज्यादा अगर वो आ रही है, खास तौर से इंडियन एक्सप्रेस और हमारा हिंदू जैसे पेपर्स में वो अगर छप रही है या कुछ भी आ रहा है, तो दैट मीन्स ये होता है कि वो पेपर में जरूर पूछी जाएगी। और सिर्फ उतना नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछ ले। तो इन मोमेंट्स के बारे में भी मैंने इसलिए आप लोगों को बता दिया, ठीक है। चलते हैं, इवन आप मॉडर्न हिस्ट्री के भी मोमेंट्स जो है वो देख लेना, चंपारण वगैरह के जो भी हुए थे, जैसे जैसे हुए वो सब आप देख लेना, ठीक है। तो वो मैं तो हिस्ट्री में कराऊंगी ही, लेकिन तब तक शायद जिन बच्चों का एग्जाम हो जाए तो आप अपने हिसाब से रिव्यू कर लेना। चलते हैं अभी, और इनको भी एक बार पूरा इन डेप्थ पढ़ना जरूर, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, गूगल पे डालोगे तो। आजकल तो आप मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट बच्चे हैं, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, दूसरा बिल। तीसरा, एसेंशियल कॉमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020, ठीक है। अब चलते हैं पहले पे, समझाते हैं ये क्या है, क्यों किसानों ने इन तीनों का विद्रोह किया, ठीक है। देखो, इसमें एक बात की गई, जब किसान सब्जी बेचने जाता है ना, तो एपीएमसीज के थ्रू जाता है। मोर देन 7,000 एपीएमसीज है। अभी तो बीजेपी सरकार ने बोला है कि बजट में मैंने बताया था 1361 और मंडियां खोली गई है, ठीक है। एपीएमसीज की अगर बात करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ठीक है। ये एपीएमसी है, कितनी है, 7,000 के आसपास, 7,000 से ऊपर ही होंगी। अब इनका काम क्या है, किसान जब फार्मिंग करता है तो वो डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं करता था, वो एपीएमसीज के थ्रू करता था क्या, अब भी करता है, ठीक है। अब किसान मांग कर रहा था कि इनमें रिफॉर्म किया जाए, लेकिन सरकार ने क्या किया वो बताते हैं। तो ये 7,000 एपीएमसी में, मैं एक किसान हूँ, मैं एपीएमसी में गई, मैंने अपना अनाज वनाज जो भी था कुछ बेचा, एक दो चीजें एमएसपी पे, बाकी बिना एमएसपी के जैसे बेची। अब वो आगे उसको रिटेलर को भेजेंगे, दुकान वाले को भेजेंगे, दुकान वाले से हम तक डायरेक्ट नहीं आता है। अब इन्होंने इसको क्या साबित करने की कोशिश की, पहला वाला जो लॉ आया
इसमें इन्होंने कहा कि अब जो है एपीएमसीज में जाने की जरूरत नहीं है, आप क्या है डायरेक्ट कंपनी को या डायरेक्ट प्राइवेट रिटेलर्स को क्या कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ठीक है, ये तो बिचौलिए खत्म कर दिए, कमीशन खत्म हो गया। देखने में तो ठीक लग रही है ऑन पेपर, लेकिन देखिए जरा ध्यान से क्या होगा, बताती हूँ मैं आपको। एपीएमसीज में मिडल मैन के थ्रू इनको क्या है बेचा जाता था। अब अगर ये मिडल मैन को खत्म कर देंगे, मान लो ये सारे एक दूसरे से लिंक है। वैसे मैं किसी कंपनी की ओनर हूँ जो कि आटा बनाती है, एबीसी कंपनी या कुछ, या कुछ भी प्रोडक्ट, सूजी बनाती है, कुछ भी बनाती है। अब मेरे को इतना गेहूं चाहिए, ठीक है। अब मैं एपीएमसी पे जाता हूँ, एपीएमसी में ऑलमोस्ट सेम रेट रहता है। देखो सबसे बड़ी बात तो फसल एक ही सीजन में एक जैसी होती है, तो बल्क में आती है, तो ये भी कारण है कि चीजें सस्ती हैं। पेट्रोल तक का खर्चा नहीं निकल पाता किसानों का वहां पहुंचाने का, ठीक है। तो ये भी एक चीज है। और दूसरा इसमें गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि बैरियर फ्री ट्रेड, कि अब किसान जाके जाए जिस भी राज्य में बेच सकता है। अब इससे लोगों को मिसकंसेप्शन होगा। बैरियर फ्री ट्रेड किसानों के लिए तो पहले भी था, एपीएमसीज के लिए नहीं था। लेकिन किसान पागल है क्या, जो हरियाणा से पंजाब में जाके फसल बेच के आएगा, इतना पेट्रोल लगाएगा, टोल लगाएगा, उसका खर्चा कौन निकालेगा। पहले ही उसे उसकी फसल की जो कीमत है वो नहीं मिलती है। मुद्दा है एमएसपी का अभी फिलहाल, ठीक है, कि एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, कि कम से कम उतना दिया जाए जितने में लागत वगैरह निकल के और बच जाए किसान को। हालांकि स्वामीनाथन कमेटी ने तो रिकमेंड किया था कि C2+50 फॉर्मूला था एक उनका, उसका मतलब ये था कि 50% ज्यादा, ठीक है, जितनी उसकी उपज है उसको सब कुछ कोस्टिंग वोस्टिंग रिटेलिंग विटेलिंग जितना भी सब कुछ लगा लोगों के, उससे 50% ज्यादा मुनाफे पे उसकी फसल को खरीदा जाए, तब किसानों का क्या हो सकता है उद्धार। हालांकि इसने काम नहीं किया, ठीक है। तो C2+50 फॉर्मूला बोलते हैं इसको। तो देखिए अब क्या हुआ कि मैं एक कंपनी की ओनर हूँ, और मैं गई, मतलब मैंने एबीसी कंपनी खोल रखी है। अब मैं आटा बनाती हूँ, मुझे गेहूं चाहिएगा डेफिनेटली, थोड़ा बहुत तो चाहिएगा नहीं, बहुत बड़ी फर्म है मेरी, बहुत चाहिए। अब किसान आया मेरे पास, अभी एपीएमसी भी है और मैं भी हूँ, ठीक है। एपीएमसी ने मान लो 2,000 रुपये क्विंटल खरीदा, मैंने अभी उसको 2,200 रुपये क्विंटल खरीद लिया या 2,400 रुपये क्विंटल खरीद लिया। आप बोलेंगे ये तो बेनिफिट की बात है, चलिए मैंने अगले 4 साल तक उसको इसी रेट पे खरीदा। ऐसे में एपीएमसी क्या होगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होता चला जाएगा एपीएमसी का अस्तित्व। कौन उसके पैसे पे खर्च कर, कौन उस पे पैसा लगाएगा, कौन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो एपीएमसी खत्म होने से पहला नुकसान, तो जितने भी इम्प्लॉय, लाखों इम्प्लॉय एपीएमसी में वर्किंग है, कोई सामान हटाने वाला, कोई अकाउंटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो हो जाएंगे अनएम्प्लॉय। दूसरा इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को भी नुकसान है कि जो टैक्स एपीएमसी से आता था वो उनको नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया बड़े लेवल का नुकसान, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, टैक्स नहीं मिलेगा। अब किसानों का क्या नुकसान है उस पर आइए। अब मैंने 2,400 रुपये क्विंटल ले लिया 2-3 साल, ठीक है, ले लिया। अब जब देखा एपीएमसी खत्म हो गई है, ये गवर्नमेंट मंडियां है, अब प्राइवेट ट्रेडर क्या करेगा, कभी भी बिजनेस पर्सन, बिजनेसमैन अपने बेनिफिट के बाहर नहीं जाता है, हमेशा अपने बेनिफिट के लिए काम करता है। अब जब उसे दिख रहा है किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब फसल रख के सड़ाएगा तो है नहीं अपने पास, उसको तो बेचनी बेचनी, क्या भरोसा है इसने वही गेहूं 1,800 नहीं कर दिया। अब किसान के पास एपीएमसी भी नहीं बची देने के लिए, कहाँ जाएगा वो, मजबूरी में उसको इतने में ही बेचना पड़ेगा। तो ये थी दूरदर्शिता वाली सोच, जो कि बिल्कुल सही थी, जिसको सरकार ने नहीं सोचा, या सोचा भी सोच के देख के भी। तो ये किसके बेनिफिट के लिए काम कर रही है, कॉरपोरेट, मेरे बेनिफिट के लिए, ठीक है। इसलिए इन्होंने इसका क्या किया, बॉयकॉट किया। चलते हैं दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे वाले जो बिल है उस पे चलते हैं। द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। अब देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना, प्राइस अश्योरेंस, एमएसपी से रिलेटेड लग रहा है, एमएसपी से लिंक करके पढ़ लो। लेकिन जानो इसको कि है क्या ये प्राइस अश्योरेंस। प्राइस अश्योरेंस की अगर बात हो रही है तो प्राइस अश्योरेंस की ये बात हो रही है
कि मान लो मैं अंबानी हूँ, अडानी हूँ, एबीसी कंपनी हूँ, एबीसी ले लो, वही मैं बड़े लोगों का नाम नहीं लेना चाहती, ठीक है। अब मैंने बोला किसान को मार्च अप्रैल में गेहूं कटता है और मैंने जून जुलाई में किसान को बोला भाई मैं तेरे से इस महीने में इतना गेहूं खरीदूंगा और मैं 2500 रुपये क्विंटल दूंगा, जो भी रेट होता है क्विंटल ही होता है शायद, ठीक है। मैं इतने रुपए के हिसाब से इतना वो लूंगा, गेहूं लूंगा। कितनी खुशी की बात है। गवर्नमेंट का रेट 2000 रुपए, एमएसपी एमएसपी नहीं हटाया था इन्होंने बोला, लेकिन इन्होंने ये भी नहीं बोला कि इस बिल के तहत प्राइवेट कंपनीज पे एमएसपी लागू होता है या नहीं होता। उसी की बात तो वो कर रहे हैं कि उसको लीगलाइज किया जाए एमएसपी को, कि अगर ट्रेडर उसको नहीं मानते हैं तो आप उसको इम्प्लीमेंट कराओ, उनके लिए इम्प्रिजनमेंट वगैरह का कुछ क्या है कॉन्सेप्ट लेके आओ। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एमएसपी के लिए। यही लीगलाइज होने का की जो डिमांड हो रही है अभी, वो यही है कि एमएसपी को लीगलाइज करो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगलाइज करो, मतलब एक लॉ लाओ, एक बिल बनाओ, ताकि जो या तो मिडल मैन है या जो मतलब जो बायर्स हैं ये क्या ना करें, हमारे साथ में ऊंच नीच ना करें। तो अभी तक उसका कुछ प्रोविजन नहीं है, तो वो लाने की बात करें। अभी तो मैंने 2500 रुपए के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि चाहे गेहूं 1800 बिके चाहे 1600 बिके, मैं 2500 लूंगा, लॉस में भी जाता है तो कुछ भी है, सस्ता भी होता है तो ठीक है। पहले से ही उसको पता है कि भाई मुझे इतना गेहूं उगाना है और इतने रेट मुझे बेचना है। कितनी अच्छी लग रही है ना ये बात। अगेन, क्या वो ट्रेडर जो उसको पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोल दें, इसको अगर मतलब एग्रीमेंट ना बोल के इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोल देते हैं, जो 2500 रुपए में ले रहा है, क्या आगे एपीएमसी पे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। वही वाली बात है ना। दूसरा, अब इसने 2500 का कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब जो ये बोलेगा वो फसल उगाओ। अब वो जिस फसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फसल भी तो वही लेगा। यही लड़ाई थी किसानों के पिछले आंदोलन में भी, कि मतलब अब हमें अडानी अंबानी ट्रेडर्स बताएंगे कि हम कौन सी फसल पैदा करें। किसान अपनी सहूलियत नहीं देखेगा। देखो किसान की हालत कैसी है, कितना बुरा प्रभाव है। कभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज कभी क्या ज्यादा ही हो रहा है, पहले उसकी फसल खराब हो जाती है, उसका बीमा इंश्योरेंस माफ नहीं किया जाता, कुछ नहीं माफ किया जाता, कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है ना। तो वो सहूलियत ना देखे, जो ट्रेडर ने बोला, जो बायर ने बोला है, जो कॉर्पोरेट ने बोला है वो करे। गवर्नमेंट का रोल कहाँ रह गया इसमें? कोई कानून नहीं, कोई लॉ नहीं, कुछ नहीं है। आज ले लिया, अगले 5 साल में जाके उसका कॉन्ट्रैक्ट भी कितने का हो जाएगा? 1800 रुपए का हो जाएगा। क्या ऑप्शन रहा किसान के पास? ये था लॉन्ग लास्टिंग व्यू, ठीक है। तो क्या ये एम्पावर और प्रोटेक्शन कर रहा है? जैसा इनके नाम में छिपा है, इनका मतलब बिल्कुल अलग, ठीक है। तो आधे से ज्यादा लोग तो बोलते हैं किसान नाटक कर रहे हैं। एक बार उस ग्राउंड पे रह के देखो, जो हाथ पे रख रख के रोटी खा रहे हैं, ट्रैक्टरों में खाना लेके जा रहे हैं भाई, वो अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, बारूद नहीं लेके जा रहे। बुजुर्ग किसान है ज्यादातर। तुम रह लोगे धूप में और कड़ी सर्दी में? भगवान ने उसको उसको और जवान को इस लायक बनाया है कि वो हर चीज को सहन कर सकता है। एक एसी रूम में रहने वाला बंदा, उसको कोई राइट नहीं है जजमेंटल होने का कि ये तो ये है, ये तो वो है। जवानों को लेके भी होते हैं, ठीक है। एक मूवी है सैम मानेक सा, आई है, आप देखिएगा जरूर। उसमें इंदिरा गांधी जी ने एक लाइन बोल दी थी कि जो देश के जवान है, मेरे हस्बैंड भी मतलब आर्मी पर्सन है, कि वो तो पैदा ही मरने के लिए हुए हैं देश के लिए। तो सैम मानेक सा फील्ड मार्शल, उन्होंने उस टाइम पे बोला था, वो मरने के लिए पैदा नहीं हुआ, दुश्मन को मारने के लिए पैदा हुआ जवान। तो दोनों की सोच में कितना अंतर है ना। और इन दोनों चीजों को अगर हम साइड रख देंगे तो क्या होगा? ना तो जवान के बिना अस्तित्व, ना किसान के बिना अस्तित्व। मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे को बहुत अच्छा मानती हूँ। एक विज्ञान, ठीक है, एक जवान, दूसरा किसान। और दूसरा नहीं, सबसे पहला बल्कि किसान। किसान नहीं होगा ना तो विज्ञान कुछ कर सकता, जब तक खाएगा नहीं, दिमाग नहीं चलेगा, और ना जवान कुछ कर सकता। तो सबसे पहला तो दर्जा किसान को देना, ठीक है। तो आप ये यूं कह लें, लिंक है आपस में, अगर जवान नहीं होगा तो किसानों का प्रोटेक्शन कैसे, है ना। और उन्हीं किसानों को ऐसे बता के आप लाठीचार्ज करा रहे हैं जवानों से, तो अच्छी बात नहीं है ना।
आंसू गैस छुड़वा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बिल भी काम नहीं करेगा, आप ऐसी अश्योरिटी ना दें। ठीक है, दूसरा हो गया ये, इन्होंने एमएससी एमएससी के साथ लिंक करने की बात की थी, लेकिन कहीं भी ये लो नहीं बनाया कि आप लिंक करो, ये लागू ही होता है। देखो, किसान अभी जो डिमांड कर रहे हैं वो 23 फसल जो है, मैं बताऊंगी इसके बारे में, उन पे एमएसपी की बात कर रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हमने तो पहले से ही दे रखा है 18-19 पे, तो जितना भी बता रही है वो, हालांकि एक्चुअल में जो एमएसपी सिर्फ मिल रहा है ना, वो 2 से 3 जो मेन फसल है उन्हीं पे मिल रहा है, गेहूं चावल वगैरह पे, सब पे नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, ये क्या है? कितना सुंदर लग रहा है ना, एसेंशियल जरूरी जरूरी कमोडिटीज के बारे में। ठीक है, इसको समझो। पहले एक कानून था, इसको अमेंड किया गया है, याद रखना। पहले एक अमेंड करके जोड़ा गया है कि आप एक लिमिट से ज्यादा स्टॉक करके फसल नहीं रख सकते हैं, ये मिडल मैन के लिए या बायर के लिए लागू था। अब इन्होंने बोला कि आप जितना मर्जी स्टॉक करके रखो, जितना मर्जी चाहे स्टॉक करके रखो। देखो, उसका देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किसान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और हम जैसे लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप ये मत सोचना सिर्फ किसानों पे उसका प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि न्यूज रिपोर्टर समझा देते हैं अगर एमएसपी फिक्स हो गया तो महंगाई बढ़ जाएगी हर चीज की। मैं समझाती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो, आप मान लो ब्लैक स्टॉक के बारे में आपने सुना ही होगा। ठीक है, स्टॉक होर्डिंग्स ये सब सुना ही होगा। मान लो कि इन्होंने 100 क्विंटल गेहूं खरीद लिया, 100 क्विंटल वीट खरीद लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब 100 क्विंटल में से 20 क्विंटल को क्या कर लिया, स्टॉक कर लिया। ठीक है, 20 को स्टॉक कर लिया। अभी तो इन्होंने चलो एक रेट पे खरीद लिया किसानों के पे, यहाँ पे आगे इनके पास 20 स्टॉक पड़ा हुआ है पहले से, किसान आया बेचने। अब वो तो उसको तो फसल देनी ही देनी है, उसका दुर्भाग्य है। ना तो वो टमाटर रख सकता, आप रख सकते हो फ्रिज में ज्यादा दिन, फ्रिज में भी नहीं बचा सकते, वो इतना स्टॉक कहाँ रखेगा, ना वो सब्जियां रख सकता, ना वो गेहूं रख सकता, ना वो दालें रख सकता। सब कुछ खराब हो जाएगा, उसकी मजबूरी है कि उसको जो रेट मिलेगा उसको बेचना पड़ेगा। और यही दुर्भाग्य है हमारे किसानों का। ना केवल इंडिया में, न्यूजीलैंड, अमेरिका, बड़े बड़े देशों में भी क्या है, किसान आंदोलन चल रहे हैं, पर वहां पे उनको ऐसे नहीं किया जा रहा, उनके साथ में उनको आंदोलन करने दिया जा रहा है। ठीक है, ट्रैक्टर के साथ भी कर रहे हैं न्यूजीलैंड के किसान तो शायद। ठीक है, तो 20 स्टोक्स रख लिए। अब किसान गया फसल लेके, मैंने बोल दिया भाई मेरे पास तो पहले से स्टॉक पड़ा है, मैं तो इतने पैसे दूंगा, मैं तो 1500 रुपए क्विंटल दूंगा, जो चीज उसने पिछले साल 24 तो बेची। अब वो उसको घर लेके जाएगा क्या, इतनी कॉस्ट लगा के, मजबूरी में फेंक के जाएगा 1500 रुपए में। तो ये अच्छे थे बिल, इसलिए सरकार को वापस लेने पड़े। किसान नेताओं को पूरा भविष्य दिख रहा था, ऐसे ही सड़कों पे नहीं पड़े थे, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए गए, ऐसे ऐसे चार्ज किए गए कि खालिस्तानी है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। और खालिस्तानियों के उनमें वो दिख रहे हैं, कौन है वो कनाडा में खालिस्तानी, उसके उसके नाम से जोड़ा गया और उनपे चार्ज किए गए बहुत सारे। और अभी भी उनको यही सब करने की कोशिश की जा रही है। उसमें कुछ आताताई दंगा कर रहे हैं, मैं उस बात से अग्री हूँ, लेकिन सारे किसान नहीं है, आप सारे किसानों को टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, आप सारे किसानों को कतई टारगेट नहीं कर सकते हैं। उनको उनकी बात शांतिपूर्वक तरीके से कहने दें, मार्चिंग करने दें, धरना देने दें, उनका अधिकार है। कभी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को देखा है क्या धरना देते हुए जंतर मंतर पे? किसान ही क्यों जाता है? मुझे ईयर तो याद नहीं है, पर मैंने देखा था कि तमिलनाडु के किसानों को ये नौबत आ गई थी कि यूरिन तक पीना पड़ा था। वो मुझे याद नहीं है, बस मैंने मतलब न्यूज में सुना था मैंने भी। ठीक है, तो ये बैड लक नहीं होना चाहिए हमारे देश के किसानों का। बहुत मतलब रोना आता है ये सब देख के। तो इसलिए सरकार को एक लंबी जिद के बाद में इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। जब सरकार ने ये कानून वापस लिए तो उस टाइम पे क्या था, कुछ प्रोमिसेस किए थे गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब उन प्रॉमिस में सर इनकी क्या डिमांड थी, आप वो देखिए जरा, क्या डिमांड्स थी किसानों की, आप वो देखिए, मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, बाद में हम स्वामीनाथन कमेटी के बारे में भी बात करेंगे, है ना। चलते हैं।
पहली जो डिमांड थी, एमएसपी को लीगलाइज करो। ठीक है, लीगलाइज करने मतलब इसके लिए प्रॉपर क्या बनाओ, एक लॉ बनाओ। दूसरी डिमांड, लखीमपुर खेड़ी की हिंसा में ना कुछ किसान मार दिए गए थे, उनको न्याय मिले, जिनके कारण वो मरे हैं उनको सजा मिले। अभी जो मुद्दा है वो बता रही हूँ फिलहाल 2024 का। ठीक है, कोर्ट जस्टिस है ना। अगला मुद्दा, सरकार ने वादा किया था कि जिन भी किसानों पर केस किए गए हैं उस दौरान उन सबको वापस लिया जाएगा। ठीक है, ये भी कोई बड़ी डील नहीं है सरकार के लिए, सरकार बस एमएसपी पे अटकी हुई है। ठीक है, तो तीसरा था कि जितने भी केसेस हैं वो क्या किया जाए, वापस लिए जाए, विड्रॉल ऑफ द केसेस। ऑल केसेस अगेंस्ट फार्मर, जितने भी केस उनके अगेंस्ट चल रहे हैं उनको वापस लो। अगला क्या था, लोन को क्या किया जाए, वेव ऑफ किया जाए, लोन माफी। ठीक है, ठीक है। अब एक बार बताओ, जब कॉर्पोरेट का 7 लाख करोड़ आप क्या कर सकते हो, 7 लाख CR आप क्या कर सकते हो, राइट ऑफ बोल रहे हो, जिसको माफ कर सकते हो, तो इनका तो शायद मुझे लगता है उतना होगा नहीं, 1-1.5 लाख करोड़ के आसपास होगा। ये है इनकी डिमांड, और ये वही डिमांड है जिन पे सरकार ने सहमति दिखाई थी जब किसानों ने आंदोलन वापस लिए। इन्होंने कुछ नया नहीं मांगा है, ऐसा किसान भी बोल रहे हैं। ठीक है, और सरकारों का तो पता नहीं। ठीक है, बट ये सारी वही सेम डिमांड है। तो इस बात को लेके ये आंदोलन जो है ये शुरू हुआ है। इसमें फार्म लैंड रिफॉर्म्स और भी 2-4 चीजें हैं जो कि डिमांड की जा रही है, वो तो शुरू से करते ही आ रहे हैं खैर। ठीक है, और उनमें रिफॉर्म हुए भी हैं खैर। तो ये जो चीजें हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ठीक इलेक्शन से 2 महीने पहले किसानों ने धरना दिया, यही समय है, नहीं तो वे 5 साल के लिए बाद गए। ठीक है ना, तो क्या पता आगे कौन सा लो लिया है, ये कारण है किसान आंदोलन का। अब आप इसमें से मुझे बता दो कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटी है या क्या गलत मांग रहे हैं। एमएसपी को लीगलाइज करने की बात कर रहे हैं। अब सरकार कह रही है कि अब अगर एमएसपी दे दिया इतनी सारी चीजों पे तो सरकार पे बर्डन पड़ेगा, क्यों? किसान तो ये बोल ही नहीं रहा है कि सरकार खरीदे हमारा सामान, सरकार की चॉइस है, जितना उनको खरीदना है खरीद ले। पर जो अथॉरिटीज इनको खरीद रही हैं, एपीएमसी खरीदे या कोई भी खरीदे, उनको बोला जाए कि वो उतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी आई एम रियली सॉरी, आई एम यूजिंग गलत रॉन्ग टर्मिनोलॉजी, वो उतने ही रेट में उसको ले जितना एमएसपी में डिसाइड हुआ है। अगर वो उससे कम लेते हैं तो क्या हो, उनके अगेंस्ट एक्शन हो। सरकार पे बर्डन डालने की बात नहीं कर रहे हैं कि सरकार आप खरीदो। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें, हो सकता है मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, तो हाँ, इस बीच में मैं आपको एक बात बताना भूल गई, एक कमेटी आई थी, 30 लोगों की एक कमेटी आई थी जब ये आंदोलन 2020 वाला वापस लिया गया। ठीक है, 2022 में इसका गठन हुआ था, 30 लोग थे इसमें, 30 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई थी कैबिनेट ने। अब इस कमेटी का क्या काम था, देखो, इस कमेटी में ना तो कोई किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ लिया गया, जहां के मेन किसान आंदोलन कर रहे थे हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी, एक भी किसान इसका पार्ट नहीं था। ये कमेटी बनाई थी, इसने काम क्या किया पता नहीं अभी तक तो मुझे भी। ठीक है, ना इसमें कोई एग्रीकल्चरल एडवाइजर जो कि प्रोटेस्ट के अगेंस्ट था वो लिया गया। ठीक है, और इसमें थे कॉरपोरेट और ये सब लोग, है ना, समझ रहे हो, और पार्टी वाले लोग। ये बिल्कुल ऐसी ही एक कमेटी थी जैसा कि साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन आपको पता ही है क्या था, अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए जो कानून बनाया था जिसमें एक भी भारतीय नहीं थे, भारतीयों का पुरजोर विरोध हुआ था उसके अगेंस्ट में, लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में जान गई थी। ये बिल्कुल वैसी ही एक कमेटी। अब आप देख सकते हैं कि ये कैसी कमेटी थी। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया हो गया। एक थोड़ा सा और बात कर लेते हैं स्वामीनाथन के बारे में। स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या थी, यहाँ पे इन शॉर्ट बताती हूँ, इस पे मैं अलग वीडियो बना देती हूँ। बाकी स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन है, एक तो C2+50, 4% पे किसानों को लोन देना इंटरेस्ट पे,
4% इंटरेस्ट क्या था? इंटरेस्ट मतलब कि 4% पे लोन दिया जाए, अगर फसल खराब होती है या कुछ भी होता है तो क्या किया जाए? इंटरेस्ट माफ किया जाए। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप क्या करो, मूल मेन अमाउंट जो है उसको आप क्या कर दो, माफ कर दो। अमाउंट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। तो इंटरेस्ट को माफ किया जाए, लैंड रिफॉर्म्स किए जाए, ठीक है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाए उनके लिए, और क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी उनके लिए। आ, ये सब जो रिकमेंडेशन मैं अभी बताती हूँ आपको सारी, एक वीडियो बनाते हैं उस पर प्रॉपर। ये सारी जो रिकमेंडेशंस थी वो इसलिए दी गई थी ताकि किसानों के सुसाइडल केस कम हो सके। ना तो इस पे पुरानी गवर्नमेंट ने, ना आपकी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, हालांकि उनको भारत रत्न के लिए चुना गया, और उनकी बेटी ने भी बोला कि आप किसानों को क्रिमिनल बता के उनको भारत रत्न दे दें तो उसका क्या फायदा, है ना। तो उनकी रिकमेंडेशन पे फोकस नहीं किया गया, और ये एक डिमांड है किसानों की, हाँ, कि स्वामीनाथन जो कमेटी है उसको क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए उसको, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।